हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं साइकोलॉजी का। ये साइकोलॉजी का 4 प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो जिसमें कि टोटल 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। यानी किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑब्जेक्ट है आपका रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। बी ऑप्शन है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। तीसरा ऑप्शन है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। चौथा ऑप्शन है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, रटकर याद करने के लिए जिससे वे, तो रटाना हमको बच्चों को कभी नहीं है। इसके बाद है दंडात्मक उपायों, तो दंड के माध्यम से भी कभी भी कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे, देखिए ऐसे काम करने के लिए परीक्षा के अंत की बात हो रही है, अंत में वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। या फिर सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, तो बिल्कुल जो सही वाला ऑप्शन है वो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो ए ऑप्शन है शारीरिक दंड, बी ऑप्शन है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, सी ऑप्शन है प्रतियोगितात्मक कक्षा और चौथा ऑप्शन है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर आंसर व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ए ऑप्शन है भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, दूसरा ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, सी ऑप्शन है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर और डी ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका तो सभी को आंसर रटा होगा, सिर से पैर की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ए ऑप्शन है मध्य बचपन का समय, बी ऑप्शन है वयस्कावस्था वाला समय और सी ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन का समय और डी ऑप्शन है जन्म पूर्व का समय। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रारंभिक बचपन का समय यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी।
तो ए ऑप्शन है इसमें वृद्धि और विकास, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, सी ऑप्शन है अनुशासन और पौष्टिकता, डी ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होगा, क्योंकि जहाँ पे आनुवंशिकता या पर्यावरण दोनों साथ में होंगे तो जाहिर सी बात है वही इसका राइट आंसर होगा। चौथा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। तो निम्नलिखित में से सामाजिकरण के जो गौड़ वाहक हैं वो कौन हो सकता है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है विद्यालय और पड़ोस, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है परिवार और रिश्तेदार, चौथा ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 7वां पढ़िए आप, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। तो प्रतिभावान विद्यार्थी जो है, या कह सकते हो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है उसकी जो विशेषता है, ठीक है, उसकी क्या है विशेषता, वो कौन सी है। ए ऑप्शन है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा ऑप्शन है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। सी ऑप्शन है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना या कॉमर डोलना। चौथा ऑप्शन है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रतिभाशाली है तो आपके समझ में आ गया होगा कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वह ऊबने लगता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वीडियो को लाइक करते रहिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका की बात हो रही है। एक शिक्षिका अपनी कहाँ पे प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम, कैसा प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किसके माध्यम से। ए ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, बी ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, सी ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, डी ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसका नज़र डालते हैं इसके ऑप्शन पे दोबारा। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा ऐसा नहीं करना है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन, तो प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहन नहीं करना है। नेक्स्ट है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ये बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों को पुरस्कार, तो पुरस्कार भी नहीं देना। इसका मतलब है इसका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे। इनसे क्वेश्चन तो हर पेपर में आता ही आता है, इनके बिना तो पेपर छपने वाला नहीं है। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ए ऑप्शन है भाषा विकास, बी ऑप्शन है यौन विकास, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और डी ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, हर स्टूडेंट को इसका आंसर याद होगा। संज्ञानात्मक विकास यानी तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं।
ए ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, बी ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, सी ऑप्शन है द्विपार्श्विक अंतरण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबको पता चल गया होगा कि भाई जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतराल दूसरे भाग में हो जाता है तो क्या कहलाएगा, द्विपार्श्व अंतरण, यानी तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बहुलांक, बी ऑप्शन है मध्यमान, सी ऑप्शन है मध्यांक और डी ऑप्शन है मानक विचलन। जैसे कोई भी देखिए डाटा दिया हुआ है, जैसे संख्या कोई दी हुई है 2 3 4 5 और 3 2 और 3 इस प्रकार से, ठीक है। तो कोई भी प्राप्तांक बहुधा यानी सबसे अधिक बार आता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे ये देखो 3 1 2 और 3 बार आया यानी सबसे ज़्यादा बार आया है तो इसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो इसका भी राइट आंसर आपको सबको पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुलक। क्या हो जाएगा, बहुलांक। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए यहाँ क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की बात हो रही है। तो ए ऑप्शन है पावलाव, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन है कोहलर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कोहलर तो गेस्टाल्टवादी है, ये तो आप बिल्कुल हटा दीजिए। थॉर्नडाइक भी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, इसे भी हटा दीजिए। अब रह गए दो ऑप्शन, पावलाव और स्किनर। तो पावलाव को भी आपको हटाना पड़ेगा, ये कुत्ते पे इसने प्रयोग करा था। और ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो सिद्धांत है वो किसका है, स्किनर का। इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है समझिए। फ्रायड के अनुसार, क्वेश्चन कह रहा है फ्रायड के अनुसार। तो पहला विकल्प पढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार क्या होगा, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी प्रक्रिया को करने की असफलता है। तीसरा ऑप्शन है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर तो आपकी समझ में आ गया होगा, जो थर्ड वाला पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 समझिए आप। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ए ऑप्शन है वाटसन, बी ऑप्शन है कोपका, सी ऑप्शन है कोहलर और डी ऑप्शन है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक आएगा। चौथा वाला विकल्प बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है, क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है नामित मापनी, बी ऑप्शन है क्रम सूचक मापनी, सी ऑप्शन है अंतराल मापनी और डी ऑप्शन है अनुपात मापनी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुपात मापनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो इसमें कह रहा है तर्क, क्या कह रहा है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास है या होता है।
की आयु पर, कितनी आयु पर? ए ऑप्शन है 7 वर्ष, बी ऑप्शन है 11 वर्ष, सी ऑप्शन है 9 वर्ष और डी ऑप्शन है 6 वर्ष। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल सिंपली है। तर्क करना, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होना, इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? 11 वर्ष। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो जो शारीरिक विकास है उसका क्या क्षेत्र है? ए ऑप्शन है स्नायु मंडल, बी ऑप्शन है मांसपेशियों की वृद्धि, सी ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डी ऑप्शन है ए है सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जिसमें सभी दिया होगा तो ज़्यादातर 80% या 90% चांस यही होते हैं, इस उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या कह रहा है? इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18। तो ए ऑप्शन है शैशव, बी ऑप्शन है उत्तर बालकाल, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको पता होगा। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर बालकाल, बाल्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ये रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है किसे? ए ऑप्शन है समानता सिद्धांत, बी ऑप्शन है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, सी ऑप्शन है औपचारिक नियमों का सिद्धांत, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या कहा जाता है? किसमें हम जाएंगे? हम जाएंगे दूसरे ऑप्शन के साथ, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को समझिए आप। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में दे रखा है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ए ऑप्शन है समानता, बी ऑप्शन है भिन्नता, सी ऑप्शन है प्रत्यागमन, डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वंशानुक्रम का नियम नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा, अभिप्रेरणा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपको रिक्त स्थान है, यहाँ पे भरना पड़ेगा कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। बालक की दृष्टि एवं उसकी श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, तो आपको एज बतानी है, कितनी एज से कितने एज तक। ए ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 अथवा 7 वर्ष, डी ऑप्शन है 8 अथवा 9 वर्ष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका बिल्कुल ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 अथवा 4 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ए ऑप्शन है पारंपरिक अनुकूलन, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है वातावरण और डी ऑप्शन है मनोदैहिक। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। पहला वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित उत्प्रेरक का है? इसमें आपको अर्जित उत्प्रेरक का उदाहरण बताना है। ए ऑप्शन है भूख, बी ऑप्शन है पुरस्कार, सी ऑप्शन है रुचि और डी ऑप्शन है विश्राम।
तो जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्जित उत्प्रेरक का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इसमें हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, क्या हो जाएगा? रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि बिल्कुल सही था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जूम कर कम करता हूँ ताकि चारों ऑप्शन आपको एक साथ दिखाई दे। देखो क्वेश्चन है, आपने अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। बी ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो भाई हतोत्साहित तो करना ही नहीं है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्यान के रूप में व्याख्या बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है, स्पष्ट और आस्पद करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल इसका ऑप्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। पुरस्कार की देखो इसमें बात की है, पहले में तो पुरस्कार तो देना ही नहीं है। और हतोत्साहित तो ये तो हो नहीं सकता। व्याख्या प्रस्तुत ये भी नहीं हो सकता। स्पष्ट और आस्पद करने वाली व्याख्या देनी होगी। साथ ही विद्यार्थियों के साथ क्या करनी होगी? आपको चर्चा करनी होगी। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर है वो चौथा वाला विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को समझिए आप। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है, याद करना, प्रत्याय स्मरण और सुनाना। बी ऑप्शन है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। सी ऑप्शन है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। सी ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको बताना है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। तो इसमें हमारा देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा का मतलब है अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो ए ऑप्शन है इसमें आत्मसात्करण, बी ऑप्शन है समायोजन, सी ऑप्शन है अकेंद्रिक और डी ऑप्शन है अनुकूलन। तो 26 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्मसात्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए 27 क्वेश्चन को पढ़िए। मध्य बाल्यावस्था में भाषा, फिर फिल इन द ब्लैंक है, यानी यहाँ पे आपको रिक्त स्थान है भरना पड़ेगा, के बजाय फिर रिक्त स्थान है भरना पड़ेगा। ए ऑप्शन है सामाजिकृत, अकेंद्रिक, बी ऑप्शन है जीववादी, सामाजिकृत, सी ऑप्शन है परिपक्व, अपरिपक्व, डी ऑप्शन है अकेंद्रिक, सामाजिकृत। तो 27 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिकृत, अकेंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और वास्तव में अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? ए ऑप्शन है बच्चों का एक कोने में बैठना, बी ऑप्शन है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, सी ऑप्शन है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते और डी ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, ये आपको बताना है। तो बच्चे को एक कोने में बिल्कुल नहीं बैठाना, एक कोने में। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बिल्कुल गलत बात। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। बच्चों के लिए हस्तपरक, बिल्कुल सही बात। ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया
मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में, यहाँ पे देखो आपको रिक्त स्थान में भरना है, बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो ए ऑप्शन है शारीरिक गतिबोधक, बी ऑप्शन है संगीतमय, सी ऑप्शन है भाषाई और डी ऑप्शन है स्थानिक। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर सबको पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगीतमय। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन है, कोहबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ए ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बी ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, सी ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर और डी ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो कोहबर्ग की बात है तो आपको पता है जिस ऑप्शन में नैतिक शब्द आ जाए वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।